हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। जलन जलन एक ऐसी चीज है जो किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक ऐसे बेकसूर इंसान की जिंदगी खराब कर देती है जो अपने टारगेट्स, अपने ड्रीम्स को पूरी मेहनत के साथ अचीव करने में लगा हुआ है, लेकिन कोई ना कोई उसके आसपास ऐसा है जो उससे बहुत ज्यादा जलता है और उसके चलते वो कुछ ऐसे हॉरिफिक स्टेप भी ले लेता है जो सामने वाले की जिंदगी भी छीन सकता है। कुछ ऐसा ही हमारी आज की कहानी में जो हमारे साथ शेयर की है अरुण ने। ये उनका खुद का अपना एक्सपीरियंस है जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है और मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक्सपीरियंस है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं विच इज prince1987। तो बात शुरू होती है 2018 जुलाई से, जब अरुण और उसकी फैमिली शिफ्ट हुए अपने नए फ्लैट में। इनका जो फ्लैट था वो सेकंड फ्लोर पे था। बेसिकली इनकी जो अपार्टमेंट थी, छोटी सी अपार्टमेंट थी, G+2 टाइप, जिसमें ग्राउंड फ्लोर बेसिकली पार्किंग, फिर फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर था। ये लोग इसी कॉलोनी के अंदर रहा करते थे बहुत लंबे टाइम से, बट अभी रिसेंटली वहाँ जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो इन्होंने इस फ्लैट को खरीदने का डिसाइड किया और जुलाई 2018 में इनको पोजीशन मिला। जुलाई से लेकर दिवाली 2018 मतलब दिवाली तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। धूमधाम से इन्होंने 2018 की दीपावली मनाई और उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग सुबह जब अरुण की मम्मी घर की सफाई कर रही थी, तो सफाई करके जब वो सीढ़ियों के पास पहुंची, मतलब जो घर के बाहर निकलती इनकी सीढ़ियां थी, तो इनके घर के बाहर और सीढ़ियों के बीच, मतलब घर के पास में एक कपड़े से बना हुआ गुड्डा रखा हुआ था जिसके ऊपर नींबू मिर्च बंधे हुए थे और उसके ऊपर सिंदूर लगा हुआ था। वो देख के थोड़ा सा उसको घबरा गई। उन सामने ही उनके मतलब उन्होंने उसको हटा दिया, घर के बाहर साइड में कर दिया और सामने वाले फ्लैट में गई जहाँ पे एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। उनको रूम में बाहर बुलाया और बोला कि देखो हमारे घर के बाहर पता नहीं क्या रखा हुआ है। जैसे उस दादी ने उनको देखा और बोला कि तुमने इसको हाथ वाथ तो नहीं लगाया? तो बोले नहीं, हमने इसको बस साइड में कर दिया है। तो बोले तुमको इसको हाथ नहीं लगाना था, कोई बात नहीं, चलो अब इसको उठाओ किसी कपड़े में और फेंक दो बाहर। तो उन्होंने वैसा ही किया। उनकी मम्मी के लिए बहुत अजीब सी बात थी कि लाइफ में पहली बार वो ऐसा कुछ देख रही थी, कभी उन्होंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं। तो उन्होंने घर पे आके सबको बताया कैसा सा हुआ। सब लोग बोले ठीक है, हो सकता है कोई मजाक कर गया और रख गया हो। जनरली यही सोचते हैं हम लोग, है ना। तो इग्नोर कर दिया सभी लोगों ने। आप और हम इस जगह होते तो हम लोग सोचते हाँ ठीक है, किसी ने किसी ने मजाक कर दिया वो डराने के लिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। उस दिन के बाद इनकी घर में और स्पेशली अरुण के ऊपर चीजों का इफेक्ट होने लगा। रात को जब वो सोता था, अरुण का रूम अपने फ्लैट के सबसे लास्ट कॉर्नर के अंदर था। रात को 1-2 बजे के आसपास उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई आती। उसे ऐसा लगता है कि छत के ऊपर कोई बहुत बड़े पत्थर को घसीट रहा है। कभी ऐसा लगता है वो इस सिलेंडर को घसीट के लेके जा रहा है। रात को 1 बजे के बाद उसको छत पर से अजीब इस तरह की आवाजें आना शुरू हो गई थी। वो पिछले 4-5 महीने से इसी फ्लैट में रह रहा था, उसको इससे पहले कभी ऐसी आवाज नहीं आई। उसने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने बोला कि हमें तो ऐसी कोई आवाज नहीं आती, घर में किसी और को इस तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ अरुण को ऐसी आवाज आती थी और वो भी इतनी तेज जैसे कि उसके कान के अंदर किसी ने लाके लाउड स्पीकर चला दिया हो। इतनी क्लियर और इतनी तेज आवाज सुनाई आती थी, लेकिन फिर भी उसने उसको इग्नोर करना शुरू किया। अब ऐसा नहीं था कि हर दिन ही आवाज आती थी, कभी आती थी कभी नहीं आती थी, कभी 10-10 15-15 दिन तक कोई आवाज नहीं आती थी, कभी एकदम से लगातार 2-3 दिन तक उसको आवाज आती आती थी। तो कुछ समझ नहीं पा रहा था चीजें क्या चल रही है। इस तरह टाइम गुजरता गया। फिर आई जुलाई 2020 की दिवाली। शायद इनके साथ जो भी कुछ शुरू हो रहा था वो दिवाली से ही रिलेटेड था, क्योंकि दिवाली की रात अमावस की रात होती है। तो उस दिन सबने दिवाली को पूजा वगैरह की। अगले दिन जब वो उठे तो इनकी मम्मी को फ्लैट के मेन गेट से लिविंग रूम की दहलीज तक कि इस पूरे स्पेस के बीच में छोटे छोटे गोल गोल पंजों के निशान, 6 पंजों के निशान खून के उनको दिखाई दिए। और वो जो खून था वो ऐसा था कि फ्रेश ब्लड हो, वो बहुत थिक फ्रोजन ब्लड था, जैसे कोई बहुत पुराने खून के निशान हो, 10-15 दिन पुराना किसी ने खून के निशान वहां पर छोड़ दिए हो। तो देखो बहुत तेज चिल्लाई, घबरा गई। सारे घर वालों को बुलाया। ठीक है, अरुण का कमरा बिल्कुल लास्ट में था तो उसको नहीं उठाया गया। उसके फादर आए, उसकी सिस्टर थी, वो सबने देखा तो वहाँ पे उनकी आंखों के सामने खून के निशान बने हुए थे। उन्होंने उन खून के निशान को धोया, साफ किया, गंगा जल लिया, उसको मार के छींटे मारे वहाँ पर, उसको पवित्र किया वापस से। फिर उसके बाद जब अरुण को उठा तो उसको भी बताया गया कि ऐसे उसको पंजों के निशान सबको आज दिखाई दिए घर के अंदर। उसने रिलेट किया कि पिछली 2 साल पहले वाली दिवाली पर हमें वो गुड्डा वुड्डा दिखाई दिया, उसके बाद मुझे ये आवाज़ें आ रही है।
आज ये पंजों के निशान दिखे हैं, चल क्या रहा है। इसके कुछ दिनों बाद, दिसंबर की बात है, दिसंबर का टाइम चल रहा था, इनकी मम्मी को एक दिन सुबह अरुण के कमरे के बाहर खून के छींटे दिखाई देते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही छींटे थे जिस मतलब उसी तरह का डार्क फ्रोजन ब्लड था जैसे उस दिन उनको घर के अंदर पंजों के निशान बने हुए दिखाई दिए। वो फिर से घबराई और वापस से अपने हस्बैंड को बुला के लाई। इन्होंने फिर देखा, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना इनके घर में कोई ऐसा था जो इन सब चीज़ों को रिलेट कर पा रहा हो। उन्होंने फिर से वही काम किया, उन खून के छींटों को मिटा दिया। फिर जब अरुण सुबह उठा तो उसे बताया गया कि इस तरह तुम्हारे कमरे के बाहर खून के छींटे मिले हैं। तो उसने बोला कि आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो, मैं उठता हूँ, मतलब मैं जागता हूँ, तुम सब कुछ मिटाया तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने बोला कि बेटा ऐसी कोई बात है नहीं कि तुम्हारे लिए उस चीज़ का इंतजार किया जाए, हमें दिखते हैं घर में खून के छींटे अच्छे थोड़े ना होते हैं, तो हमने मिटा दिए। तो उसने बोला ठीक है, आगे कभी ऐसा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। उन्होंने बोला ठीक है, पर आगे भगवान करे ऐसा कभी हो ही ना। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब इसी रात की बात है, रात के टाइम, तो आपको एक और शख्स से यहाँ पे मुझे मिलवाना चाहूंगा, वो है शक्तिमान। शक्तिमान बेसिकली इनकी गली का एक डॉग है, स्ट्रीट डॉग, जो इस फैमिली के साथ करीबन 4 से 5 साल से रह रहा है। जब ये पुराने घर में रहते थे, जब ये यहाँ शिफ्ट हुए तो वो भी इनके साथ यहीं पर आ गया। खाता पीता है, गली में ही रहता है, लेकिन सोता वो इन्हीं के घर में आकर है, और वो सोता भी अरुण के रूम के अंदर है। अरुण ने अपने रूम में एक कोने में उसके लिए एक बिस्तर बनाया हुआ है। वो कुत्ता कहीं भी जाए आए, लेकिन रात को आकर वहीं पर सोता है। ये जो शक्तिमान है ये बहुत आलसी है, एक बार सो गया तो सो गया। देखोगे ना आपने ऐसे डॉग्स, एक बार गया तो गया, उसके बाद चाहे चोर आए चाहे चोरनी आए उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो अपनी नींद लेके पूरी उठने वाला है सुबह। तो इस तरह का वो डॉग है, और उसका नाम इसने रखा हुआ था शक्तिमान। तो उस रात अरुण करीबन 1 बजे के आसपास सोया, फोन देख रहा था। वो फोन देखते जब उसको नींद आने लगी, उसने फोन उठाया, बेड के मतलब जो अपना पिलो होता है उसके नीचे जो फोन की स्क्रीन थी वो अपसाइड डाउन थी, मतलब बेडशीट की तरह उसकी स्क्रीन थी, पिलो के नीचे लगाया और वो सो गया। उसकी आंख लगी, तभी अचानक से थोड़ी देर के बाद उसे अपने रूम में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसकी आंख हल्की सी खुली, उसे एक बात लगा शायद कोई सपना चल रहा है, लेकिन फिर वो आवाज की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, और वो आवाज उसके कमरे के अंदर गूंज रही थी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उसको बहुत बुरी, शरीर कांपने लग गया था उसका। वो रजाई के अंदर था, लेकिन तब उसको अचानक से क्लिक किया कि मेरे रूम में शक्तिमान भी तो है, कहीं ये शक्तिमान की आवाज तो नहीं। लेकिन आज से पहले कभी शक्तिमान ने ऐसी आवाज नहीं निकाली। उसको साफ साफ सुनाया था कि ये किसी जानवर की आवाज है ही नहीं, ये एक बूढ़ी औरत के बहुत बुरी तरह से रोने की आवाज है। पूरी तरह से घबरा रहा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रजाई खोलकर बाहर झांक ले और देखे कि उसके रूम में कौन है। और अब वो आवाज धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके रजाई के जस्ट बाहर ही कोई खड़ा है और बहुत बुरी तरह से रो रहा है। वो बहुत देर तक वो सिर्फ ये सोचता रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो बहुत बुरा घबराया हुआ था और उसकी हिम्मत नहीं थी। आप सोचिए, अगर आप सो रहे हैं अकेले अपने रूम में रजाई के अंदर और आपको ऐसी आवाज आए तो क्या आप पे हिम्मत होगी उस रजाई को हटाने की? कुछ ऐसा ही हुआ उसके साथ भी। फिर उसे लगा कि यार ऐसे तो रात भर मैं कैसे रह पाऊंगा, मुझे हिम्मत उठानी पड़ेगी, जटानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन है बाहर। तो उसने कैसे करके हिम्मत करके, जैसे लगा कि वो आवाज उसके बहुत पास आ चुकी है, तो उसने सिर्फ अपना एक हाथ बाहर निकाला। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रजाई को खोल के देख सके कि सामने कौन है। उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला और ऐसे चलाने लगा, तो देखा कि उसके हाथ जो है बेसिकली वो उसका डॉग वहां खड़ा हुआ था और उसके ऊपर उसका हाथ गया। ये देखते उसने रजाई फटाफट से देखा तो जिसका डॉग था शक्तिमान, वो बिल्कुल पास में खड़ा हुआ था, और एक्चुअली वो डॉग ही उस औरत की आवाज में रो रहा था। और उन फटाफट से अपने बेड से उतरा और उस कुत्ते को पकड़ा और वो बिल्कुल उसके चिपक गया और उसने रोना ही बंद कर दिया। एक्चुअली उसको जो रोने की आवाज आ रही थी, वो रोने की आवाज वो कुत्ता ही निकाल रहा था, लेकिन एक कुत्ता एक औरत के रोने की आवाज कैसे निकाल सकता? ये बात अरुण को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उसने जैसे जैसे करके शक्तिमान को शांत किया। वो शक्तिमान को उसके बेड पे छोड़ गया, जैसे छोड़ गया वापस से भाग के उसके पास आ गया, और वो बहुत, उसको ऐसा लग रहा था वो बहुत बुरी तरह घबरा हुआ, किसी चीज से डरा हुआ है। जैसे जैसे करके उसने उसको वापस से सेटल किया, वहां पर बिठाया, और उसके बाद अच्छा इस पूरे पूरे प्रोसेस के दौरान
अभी तक भी उसने अपने रूम की लाइट ऑन नहीं की थी। तो उसे लगा कि यार पता नहीं किस चीज़ से घबरा रहा है, एक बार लाइट ऑन करके देखता हूँ। वो गया, उसने अपने कमरे की लाइट ऑन की और लाइट ऑन करके जैसे वो घुमा, उसकी नज़र अपने हाथ पे पड़ी। उसके हाथ के ऊपर खून के निशान थे, खून के धब्बे थे, स्पॉट्स। और वो स्पॉट्स, जो खून था, वो ऐसा नहीं था कि कोई ताज़ा खून हो, वही बहुत पुराना फ्रोजन खून जो होता है, ऐसे उसके हाथ पे स्पॉट्स। उसने देखा, उसने वापस गया अपने डॉग के पास, शक्तिमान के पास। उसने चेक किया, वैसे वो कन्विंस था कि उसको कुछ नहीं है, क्योंकि खून ताज़ा नहीं है, बट फिर भी उसने अपने मन को शांति देने के लिए उस कुत्ते को चेक किया चारों तरफ से, तो कहीं कोई इंजरी थी। 2 बार उसने चेक किया। उसके बाद दोबारा उसने अपने हाथ को देखा, वो खून अभी भी वहीं पर वैसा का वैसा ही था। वो बुरी तरह से घबरा गया था कि सब चल क्या रहा है, ये खून के धब्बे बार बार कहाँ से आ रहे हैं। वो गया, उसको लगा कि अपने घर वालों को दिखाएगा, क्योंकि अभी तक खून के धब्बे सिर्फ उसके घर वालों को दिखाई देते थे, उसको नहीं। आज पहली बार थी। तो प्रूफ रखने के लिए वो गया, उसने अपना फ़ोन निकाला और यू वोंट बिलीव, जैसे उसने अपना फ़ोन निकाला, उस फ़ोन की स्क्रीन पर भी खून के धब्बे थे। वो फ़ोन जिसकी स्क्रीन बेडशीट पर रखी हुई थी, उसकी स्क्रीन का फेस बेडशीट पर था, उस पर भी वैसे ही खून के धब्बे थे जैसे उसके हाथ पर थे। अब आप इमेजिन करें, रात को 3:30 बजे वो अपने रूम में अकेला है, उसके साथ उसका डॉग है जो मुझे डरा हुआ है, उसके खून, हाथ के ऊपर खून के निशान हैं और उसके फ़ोन के ऊपर पूरा खून है, और ये ऐसा खून है जो बहुत पुराना है। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया और चारों तरफ ने अपने रूम में देखने लगा कि क्या है, कोई है तो नहीं। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे एक बार तो लगा कि वो अपने घर वालों को जगाए, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसके अंदर एक ऐसी हिम्मत थी, उसे लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब उसको कुछ हार्म नहीं कर सकता। पर वो डरा हुआ तो था ही। उसने अपने घर वालों को जगाना ठीक नहीं समझा। जैसे जैसे करके वो अपने बेड पे बैठा, फ़ोन, अपना हाथ वॉश किया, पहले बाथरूम में जाके फ़ोन को क्लीन किया। उसके बाद वो बेड में रज़ाई में घुस गया। दोबारा वो रज़ाई से बाहर नहीं निकला। उसके बाद ना उसको कोई आवाज़ आई ना कुछ। करीबन 5:30 बजे के आसपास वो उठा और सीधा गया किचन में, अपनी मम्मी, जो उसकी मम्मी चाय वाय बना रही थी, उनके पास जाकर उनको सारी बात बताई। उसकी मम्मी को पूछा, तुमने हमको उस टाइम पे क्यों नहीं उठाया? तुम्हारा दिमाग खराब है, जब कुछ ऐसा होता है तो घर वालों को बताना चाहिए ना। तो उसने बोला कि पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, और मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ हो रहा है, और ना ही मुझे ऐसे कोई डर लग रहा था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। उस दिन के बाद से शक्तिमान का जो बिहेवियर था वो बहुत चेंज हो गया था। वो जब घर पे आता तो वो अरुण के रूम में नहीं जाता था। वो उसके रूम की दहलीज के ऊपर बैठकर रूम के अंदर एक जगह पर घूरता रहता था, जैसे आप किसी को ताकते रहते हो ऐसा, और वो घबराया सा रहता था। और उनको समझ में नहीं आता था कि किसको देख रहा है। वो उसको रूम के अंदर ले जाने की कोशिश करता, पकड़ के लेके जाता, तो वहाँ एक सोफा चेयर सी रखी थी, बस उसके ऊपर देखता रहता और भाग, जैसे छूटता भाग के वापस बाहर निकल जाता और दहलीज के ऊपर जाके बैठ जाता। और उनको चीज़ें सेंस तो हो रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब चल क्या रहा है। उसको ये तो था कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है लाइफ के अंदर, बट क्या चल रहा है अभी तक पूरे घर में किसी को कोई क्लैरिटी नहीं थी। और जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग लेते हैं डिसीजन। तो इनकी फैमिली डिसीजन लिया कि यार जब से इस घर में आया ना, ऐसे कुछ उल्टा ही चल रहा है, एक काम करते हैं हम लोग, घर चेंज करते हैं। तो उन्होंने घर खाली किया, रेंट से वापस वहीं उसी कॉलोनी के अंदर दोबारा, पड़ोस में एक और घर था, उस मतलब उस फ्लैट से थोड़ा सा दूर 4-5 घर छोड़कर वहाँ वापस से वो शिफ्ट हो गए। उसके बाद शिफ्ट होने के बाद उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई धब्बे ना कुछ। ये समझ गए थे कि यार कुछ ना कुछ दिक्कत उस घर के अंदर ही थी। अब अरुण के एक एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, और उसके जस्ट एक रात पहले वो सोया हुआ था, तभी उसको एक अजीब सा सपना आता है। उसको सपना आता है कि वो एक शिव मंदिर में जा रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ के उसको जाना है, लेकिन वहाँ सीढ़ियों के बिल्कुल सीढ़ियों पर 2 औरतें खड़ी हुई हैं, एक मिडिल एज की और एक ओल्ड एज की लेडी। और वो उन दोनों औरतों को जानता है, हुलिये से अच्छे से जानता है, लेकिन जब वो मंदिर में जा रहा है तो उसे उन दोनों से डर लग रहा है, और उसके अंदर से एक ऐसी वो आ रही है कि कहीं ये मुझे मंदिर पर चढ़ते हुए सीढ़ी पर पुकार ना ले। और जैसे उसने उसको क्रॉस करके सीढ़ी चढ़ी, वैसा ही हुआ। उस औरत ने एक बहुत ही क्रीपी सी आवाज़ में अरुण का नाम लिया, और बहुत डरावनी आवाज़ में वो तेज तेज हंसने लगी। वो घबरा के उठ गया, और सुबह उसने अपनी मम्मी को ये सब बताया, कुछ ऐसा सपना आया। उस मम्मी ने बोला कि तेरे क्या ना रिजल्ट आने वाला है तेरा आज, तो तेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, और तेरे को ये दोनों औरतें दिखाई थी, वो तो अपनी पड़ोसी ना, भूल गया तू, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, पर तेरे को वो ऐसे क्यों दिखाई दिए? तो उसने बोला पता नहीं मम्मी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बड़ा ही अजीब सा सपना था, मैं तो सो भी नहीं पाया रात भर। उसके बाद मैंने कहा, चल तू लोड मत ले, आज तेरा वैसे रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, अरुण ने जो अपनी प्रिपरेशन की थी, जो तैयार थे, उसमें वो 100% कन्विंस था कि उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। ये क्रेडिट भी वो, मतलब ये भी इस चीज़ को इससे रिलेट कर रहे हैं वो, है ना। उसका भी रीज़न है, आप
आपको पता लगेगा आगे जाकर। तो जब रिजल्ट आया तो सभी के सभी लोग शॉक थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जबकि वो 200% श्योर था कि उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। जब ऐसा हुआ घर वालों को भी यही लगा और उनको भी कुछ समझ में नहीं ये बात। तो उसके बाद सभी लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेना चाहिए। अभी तक हम जिन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है हमारी लाइफ में जो नेगेटिविटी हो रही है, ये इम्पैक्ट आ रहा है, ये इन चीज़ों की वजह से आ रहा हो। तो अरुण और उसकी फैमिली बेसिकली उत्तराखंड से आते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं वहाँ पर आज भी कई ऐसे गांव और जगह, इवन नॉट उत्तराखंड, इंडिया के हर गांव में ऐसा होता है कि जो कुल देवी या देवता होते हैं वो किसी के शरीर में आते हैं, उनसे लोग अपने सवालों के जवाब पूछते हैं और वो उनको जवाब और सोल्यूशन दोनों बताते हैं। तो इन्होंने भी डिसाइड किया कि ये भी अपने गांव के जो कुल देवता हैं उनसे बात करेंगे। तो ये वहाँ जा तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने यहीं से अपनी अर्जी लगवाई इनके चाचा के थ्रू, मतलब जो पापा के छोटे भाई थे उनके थ्रू, एक पंडित जी जिनमें देवता आते थे। तो उन्होंने बात की उनसे, उनके अंदर आए और जब उनके अंदर देवता आए तो उन्होंने जो भी कुछ बताया वो इन सबके लिए बहुत शॉकिंग था। इवन जिनके अंदर वो देवता आए वो ना अरुण को जानते थे, ना अरुण की फैमिली को, और ना ही किसी और तरह की डिटेल्स। सिर्फ उनको इतना बताया गया था कि ये आपके कुल के ऐसे हैं बच्चे और इनको कुछ दिक्कत आ रही है, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। एंड वन मोर थिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ प्रूव करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ ऐसा होता है, ये रियल है, वो है। जो मेरे साथ उन्होंने शेयर किया एग्जैक्टली वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये भी बताया साथ में कि वो जिनके अंदर वो देवता आए थे वो इनकी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, मतलब वो इनकी फैमिली के मेंबर नहीं है। तो किसी भी सोर्स से उनको ये पता नहीं चल सकता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और फिर भी उन्होंने बहुत सारी फाइन डिटेल्स बताई इनको जो इनके घर में चल रहा था उस बारे में। तो उन्होंने बताया कि जातक बहुत परेशान चल रहा है, इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, बहुत विकट परिस्थिति है। तो उन्होंने पूछा इनके चाचा ने कि हुआ क्या, ये तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर चौकी लगाई गई है, शमशानी क्रिया हुई है, शमशान में जाकर इसके ऊपर जो क्रिया की गई है ताकि ये बर्बाद हो जाए, ये असफल हो जाए, और ये क्रिया इस पे 5 साल पहले की गई है। ये बहुत तेज दिमाग का लड़का था, पढ़ने में बहुत अव्वल था, लेकिन किसी ने द्वेष भावना से इसके ऊपर ये शमशानी क्रिया लगाई है। फिर उन्होंने आगे बताया कि उन्हें 2 औरतें दिख रही है, एक बूढ़ी है और एक जवान है, और इन दोनों में कोई ना कोई रिश्ता भी है। मैं आपको बता दूं, इनकी फैमिली में से किसी ने भी अभी तक उनको ये नहीं बताया था कि इसको सपने में वो 2 औरतें दिखाई दी थी। मैं बोला कि क्रिया बहुत खतरनाक है और लंबे समय तक रही तो इस बालक के लिए जानलेवा भी हो सकती है। जितना जल्दी हो सकता है इसको मेरे पास लेकर आओ और इसका इलाज करवाओ। अभी तक तो मैंने इसको बचा रखा है, मैंने अपना हाथ इसके ऊपर रखा हुआ है, इसलिए सही सलामत है। लेकिन क्योंकि अब उन दोनों को पता चल गया है कि मैं इसका ध्यान रख रहा हूं, अब वो छटपटाएगी और उसको बहुत परेशानी हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सकता है इसको लेकर आओ, वरना परिस्थिति और खराब हो सकती है। अब इसके लिए अरुण को 1 हफ्ते के लिए अपने गांव जाना पड़ता, लेकिन अभी एग्जाम टाइम चल रहा था, उसके कुछ एग्जाम्स और बाकी थे। तो उसने सोचा कि पहले मैं एग्जाम्स वगैरह खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं वहां पे जाऊंगा। तो तब तक के लिए इनके चाचा जो थे उन्होंने उनसे एक ताबीज़ बनवाया और ताबीज़ इनके घर भिजवा दिया पोस्ट से, और वो ताबीज़ अरुण को पहनाया गया। और उसको पहनाने के बाद जो चीज़ों की इंटेंसिटी थी अरुण के साथ, वो और बढ़ना शुरू हुई। अब उसका रात को सोना मुश्किल हो गया था, और रात को जैसे सोता उसे चुड़ैलें दिखाई देती, उसे बिना गर्दन की लाश ऐसे अपने कमरे के अंदर घूमती हुई दिखाई देती। कभी कभी वो सपनों में सीधा शमशान चला जाता और वहां पर घूमता रहता इधर से उधर। एक बार तो उसे रात को वही औरत सपने में दिखाई थी, वो अपने हाथ में कुछ खाना खिलाने का लेकर अरुण की तरफ आ रही थी, और वो बहुत ही डरावनी लग रही थी उसको देखने में। वो एकदम से खड़ा होकर चिल्ला, बहुत तेज रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी उसके पास आई, उसने सब कुछ उनको बताया कि जब से ताबीज़ पहना है तब से उसके साथ ये सब होना शुरू हो गया है। उसकी मम्मी ने जैसे जैसे करके उसको समझाया और उससे बोला कि बेटा ये ताबीज़ है, इससे तुम्हारी रक्षा होगी, इस सबसे कुछ नहीं हो रहा। उसने बोला कि नहीं, आप ये ताबीज़ हटा दो, इसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। तो उसकी मम्मी को लगा कि इसके साथ जो भी चल रहा है, जो भी कोई शक्ति है, कुछ भी है, वो ये चाहते कि ये ताबीज़ को हटा दे। तो उन्होंने मना कहती नहीं, ताबीज़ तुमको नहीं हटाना है जब तक हम गाँव नहीं जाएंगे। और शायद यही उनकी एक और बहुत बड़ी गलती थी। इतने दिनों तक क्योंकि वो सो नहीं पाया था इतने टाइम से, तो उसने एक आदत बना ली थी। अब वो बेड पर नहीं सोता था, वो अपने कमरे में कॉर्नर में अपना बिस्तर लगा के, गद्दा लगा के उस पर सोया करता था।
तो उस रात भी वो सोया हुआ था, उसका चेहरा दीवार की तरफ था, दीवार की तरफ करवट लेकर वो सोया हुआ था। तभी अचानक से करीबन रात के 3:30 बजे उसकी आंख खुलती है, और होती ना एक सिक्स सेंस, उसकी आंख खुलती है क्योंकि उसे अपने कमरे में किसी की प्रेजेंस फील होती है। उसका चेहरा अब भी दीवार की तरफ था, लेकिन उसे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा था कि उसके कमरे में कोई है और कोई चल के उसके पास आ रहा है, और चलते चलते भी उसे जो पायल की हल्की हल्की छनक होती है चलने की एक औरत की, वो उसे सुनाई रही थी, और वो छनक उसके पास में आ रही थी। एक बार के लिए तो अरुण को लगा कि उसकी मम्मी है, लेकिन उसके दिमाग में आया इस टाइम पर मम्मी कैसे आएगी, और कमरा तो उन्हें बंद किया हुआ है, बंद कमरे से कोई कैसे आ सकता है। और जैसे उसके दिमाग में एक ख्याल आया, वो बहुत बुरी तरह घबरा गया। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि रजाई से बाहर निकलकर या करवट लेकर वो ये देख ले कि कौन है, लेकिन वो प्रेजेंस अब उसके और क्लोज आती थी। उसे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा था कि कोई जस्ट उसके पीछे आके खड़ा हो गया है। तभी लेटे लेटे उसे फील हुआ कि कोई उसके रजाई के पास, ना बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट हो गया है उसका, कोई है जो जस्ट उसके पीछे आके लेट गया है। और वो बुरी तरह से घबरा गया था, वो बहुत तेज चिल्ला रहा था, मम्मी पापा बचाओ, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकल रही थी, उसका गला जाम हो गया। वो उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, उसके पैर बिल्कुल जाम हो चुके थे। और तभी अचानक से उसके कंधे के ऊपर एक हाथ आता है, और दूसरा हाथ जाता है उसके पेट पर, रजाई के ऊपर से ही, और वो पेट को बिल्कुल से दबाना, वो हाथ प्रेशर डालना शुरू करता है, और उसी के साथ साथ अरुण का दम घुटना शुरू हो जाता है। वो पूरी तरह तड़पने लगता है, लेकिन उसमें अभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रजाई को हटा सके। वो रजाई के अंदर से ही अपना हाथ कंधे की तरफ लेकर जाता है, और जैसे अपना हाथ वो कंधे पे लेकर जाता है, उसका हाथ उस औरत के हाथ से टच होता है, और जैसे उसका हाथ टच हुआ, उसकी उंगलियां अब भी उसके हाथ पर घूम रही थी। फटाफट से अपना हाथ अंदर खींच लिया। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, कि उसका सपना तो नहीं है, लेकिन ये उंगलियां तो बिल्कुल रियल है। उसकी बॉडी के ऊपर पूरा भारीपन आ गया था, उसका दम घुट रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, आवाज भी नहीं निकल रही है। और ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही चीज काम में थी, उसने आंखें बंद की और शंकर भगवान का नाम लेना शुरू किया, क्योंकि वो शंकर भगवान की बहुत पूजा किया करता था। जैसे तैसे करके, जैसे जैसे वो भगवान का नाम लेते जा रहा था, चीज़ें उसका जो प्रेशर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एनी हाउ थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ, सब कुछ गायब हुआ। वो उठा, सीधा भाग के अपने घर कमरे का गेट खोला और अपने मम्मा के पास गया, उनको सारी चीज़ें बताई। ये सब सुनने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो गाँव जाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन वो अपने गाँव के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचे, पंडित जी से बात की, तो उन्होंने पूजा वगैरह का सामान सारा अरेंज करवाया, और रात को 9 बजे पूजा करना शुरू किया। वही उनके शरीर के अंदर इनके देवता आए और उन्होंने इसका इलाज करना शुरू किया। उन्होंने उससे कहा कि तू नर है या मादा, तू जो कोई भी है, इस बालक के शरीर को छोड़ दे, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। इस बालक ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, और मैं तुझे इसके शरीर में रहने नहीं दूंगा। इस तरह से बोल बोल कर पता नहीं और क्या भी बोले जा रहे थे। बार बार चारों तरफ घूमते, इसके पूरे शरीर के ऊपर भस्म लगाई गई। वो कुछ मंत्र पढ़ते, फिर भस्म लगाते, फिर मंत्र पढ़ते, फिर भस्म लगाते। इस तरह से करीबन 2-3 घंटे ये प्रोसेस चला, और उसके बाद रात को करीबन 12 बजे के आसपास वो जो सारी राख थी, उस राख को, उसकी बॉडी को उतार के एक मटके में डाल के उसको बांधा, और उसको शमशान के अंदर वो गाड़ के वापस आ गए। जब ये सारा प्रोसेस चला, जब उसके शरीर पे भस्म लगाई जा रही थी, तो अरुण को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि जो उसके ये भस्म लगा रहा है उसको खींच के वो थप्पड़ मार दे, बट एनी हाउ उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। ये बात उसने बाद में उन पंडित जी को बताई, तो पंडित जी ने बताया कि तुम्हें ऐसा लगना बिल्कुल सही था, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी वो शक्ति थी वो बौखलाई हुई थी कि उसको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, और इसलिए तुम्हारा ये मन कर रहा था कि तुम इन लोगों को हटा दो, लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मुक्त हो। उन्होंने उसको एक लॉकेट दिया कि इसको हमेशा अपने साथ पहन के रखना, और कभी भी ऐसी चीज़ें हो तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद अरुण के साथ दोबारा कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उसके एग्ज़ाम वगैरह भी क्लियर हो गए, और आज वो बीटेक कर रहा है एक अच्छे खासे कॉलेज से। तो ये थी अरुण की कहानी, जहाँ पर उसके साथ जो इंसिडेंट हुए उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये जो भी कुछ हुआ, ये उसके पड़ोस में रहने वाली उन 2 औरतों ने करवाया था, और वो ही इसको सपने में दिखा करती थी। मतलब वो जो दोनों, दोबारा कभी इन्होंने इसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, ना ही इनके पास कोई सबूत था कि इन्होंने ऐसा कुछ किया, ना उनसे कुछ कह सकते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने इनसे किसी भी तरह का बोलचाल बंद कर दिया, और समय बड़ा बलवान होता है। समय उनको उनकी सजा अपने आप दे देगा। जो गलत काम करते हैं,
समय का पहिया, उनके साथ गलत काम होता ही होता है। बट एनी हाउ, पता नहीं क्यों वो अरुण से जलते थे और उनकी जलन की वजह से सफर करना पड़ा अरुण और उसकी फैमिली को। इन लोगों ने किया ब्लैक मैजिक का गलत यूज। आई थिंक ब्लैक मैजिक इसलिए हो जाता है कि लोग इससे गलत काम करते हैं, और इन्होंने एक अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करना चाहा, सिर्फ और सिर्फ जलन की वजह से। किस हद तक ये चीज सही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कभी आपके आसपास भी ऐसा कुछ दिखे तो सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी की जलन आप पर भी हावी पड़ सकती है। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।